हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी तैयारी दोस्तों आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 की। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों चल रही है एकेडमिक एप्टीट्यूड की यूनिट 2 अभी हम आपको करवा रहे हैं। और यूनिट 2 में दोस्तों आज का टॉपिक है क्रिएटिविटी एंड इट्स नर्चरिंग, रचनात्मकता एवं उसका पोषण। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको दोस्तों मॉक टेस्ट देने हैं या फिर आपको नोट्स चाहिए तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। लिंक अबाउट सेक्शन में दोस्तों दिया हुआ है। वहां पर दोस्तों आपको हमारी क्लास की रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेगी, एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और मॉक टेस्ट और नोट्स की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। तो आपके पास दोस्तों यहाँ से अभी 40 से 45 दिन है, इनका पूरा आप दोस्तों यूज कर सकते हैं और इस एग्जाम में दोस्तों पूरे कॉन्फिडेंस के संग अपीयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास हमेशा पूरा देखा करो, इसके बाद मॉक टेस्ट दोगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंस। तो चलिए शुरू करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सृजनात्मकता और उसका पोषण, भाग नंबर 14। तो सबसे पहले सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। अलग अलग डेफिनेशन को दोस्तों हम समझेंगे, उसके बाद फिर दोस्तों इसके स्वरूप की व्याख्या करेंगे उनको एनालाइज करके। तो सबसे पहले देखते हैं सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता एक विशेष ढंग से चिंतन करने का दोस्तों तरीका होता है, यानी कि क्रिएटिविटी इज अ स्पेशल वे ऑफ थिंकिंग, जिसको हम सृजनात्मक या फिर रचनात्मक चिंतन भी कहते हैं, जिसको हम क्रिएटिव थिंकिंग या फिर कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग बोलते हैं। तो क्रिएटिविटी एक स्पेशल वे है थिंकिंग का, जिसको कि क्रिएटिव थिंकिंग या फिर कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। जनरली सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लगाया जाता है, यानी कि ओरिजिनलिटी से कौन कितना ओरिजिनल है, परंतु वैज्ञानिक अर्थ में सृजनात्मकता का अर्थ है इतने तक ही सीमित नहीं है, इसका एरिया काफी ब्रॉड है, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि ड्रेवडॉल के द्वारा दी गई है, ये क्या कहते हैं देखिए, इससे आपको काफी हद तक सृजनात्मकता क्या होती है उसके बारे में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सृजनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ ऐसी नई चीजों, रचनाओं या फिर विचारों को पैदा करता है जो नया होता है और जो उसे पहले से ज्ञात नहीं होता है। यानी कि सृजनात्मकता में ऐसी चीजें या रचना या विचार पैदा हो जाते हैं जो कि बिल्कुल नए होते हैं। तो यहाँ पर मौलिकता तो दिखाई दे रही है, ठीक है, और जो उसको पहले से ज्ञात नहीं होता है, यानी कि उसको पहले पता नहीं होता इसके बारे में, ठीक है। यह एक काल्पनिक क्रिया या चिंतन संश्लेषण हो सकता है, ठीक है, यानी कि ये आपका इमेजिनरी एक्शन और अ थॉट सिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। इसमें गत अनुभूतियों से उत्पन्न सूचनाओं का एक नया पैटर्न और सम्मिश्रण सम्मिलित हो सकता है, यानी कि जो आपके पास एक्सपीरियंस है उनसे जो इंफॉर्मेशन जनरेटेड हुई उनका एक नया पैटर्न और मिक्स या मिक्सचर आप कह सकते हैं, सम्मिश्रण, ये भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। यह निश्चित रूप से एक उद्देश्यपूर्ण या लक्ष्य निर्देशित होता है। कहीं ना कहीं ये आपका एक पर्पसफुल है, एक गोल डायरेक्टेड है, ना कि निराधार स्वप्न चित्र, यानी कि बेसलेस ड्रीम नहीं है कोई है, ठीक है। और यह वैज्ञानिक, कलात्मक या साहित्यिक रचना के रूप में भी हो सकता है। सो इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक, आर्टिस्टिक्स और लिटरेसी क्रिएशन। तो इस डेफिनेशन से आपको क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से समझने का मौका मिला है। इसके अलावा हेमोनोविस और हेमोविस 1973 में डेफिनेशन, नव परिवर्तन लाने, आविष्कार करने तथा तत्वों को ढंग से रखने की क्षमता जैसे वे पहले कभी नहीं रखे गए हों ताकि उनका महत्व या सुंदरता बढ़ जाए, को ही सृजनात्मकता की संज्ञा दी जाती है। एक बहुत आसान सी डेफिनेशन है, यानी कि द एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट इनोवेशन, इन्वेंशन एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैनर एज दे हैव नेवर बीन अरेंज बिफोर सो दैट देयर इंपॉर्टेंस और ब्यूटी इंक्रीज इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है, आसानी से दोस्तों आप क्रिएटिविटी को समझते हैं। तो यहाँ से दोस्तों इन डेफिनेशन की जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लक्ष्य निर्देशित होती है, यानी कि गोल डायरेक्टेड होती है। इसमें अपना एक लक्ष्य होता है, ये उद्देश्यपूर्ण होती है। इसमें व्यक्ति को लक्ष्य निश्चित रूप से पता होता है और उसका प्रत्येक व्यवहार इसी लक्ष्य से संबंधित होता है। व्यक्ति इस ढंग का व्यवहार अपने व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ के लिए भी करता है। ओके, तो ये गोल डायरेक्टेड है और इसमें अपने लक्ष्य का व्यक्ति को पता होता है। इसके अलावा जो इसका व्यवहार होता है पूरी तरह से इस लक्ष्य से संबंधित होता है और व्यक्ति इस ढंग का व्यवहार अपने पर्सनल लाभ या फिर सामूहिक लाभ के लिए
भी करता है। इसके अलावा सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ नया एवं भिन्न चीज़ों की रचना करता है, ठीक है, यानी कि पर्सन क्रिएट समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। इसलिए यह उस व्यक्ति के लिए भी अनूठा होता है, यानी कि उसको भी इसके बारे में पता नहीं होता, वो भी पहली बार उसको देखता है, यानी कि देयरफॉर इट इज यूनिक फॉर द पर्सन एज वेल। इस तरह की अनूठी रचना शाब्दिक भी हो सकती है, अशाब्दिक भी हो सकती है, मूर्त भी हो सकती है या फिर अमूर्त भी हो सकती है। इसके अलावा सृजनात्मक चिंतन में व्यक्ति समस्या के भिन्न भिन्न पहलुओं पर भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करता है, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग में पर्सन एक डायरेक्शन में नहीं सोचता है, वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स प्रॉब्लम के समझता है और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उसके सॉल्यूशंस को निकालने का प्रयास करता है। और इस तरह भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करने की क्षमता को अपसरण चिंतन कहा जाता है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग इसको बोला जाता है। और यही कारण है कि जो सृजनात्मक चिंतन है इसमें अपसरण चिंतन सम्मिलित हुआ माना जाता है, यानी कि आपका जो क्रिएटिव थिंकिंग है इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा सृजनात्मकता चिंतन का एक विशेष रूप है जिसे सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। और यह कॉन्सेप्ट दोस्तों बुद्धि के संप्रत्यय से अलग है। कई लोग इसको बुद्धि में लेते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस से डिफरेंस है, क्योंकि बुद्धि में चिंतन के अलावा भी अन्य मेंटल एबिलिटी सम्मिलित होती हैं। बुद्धि के कॉन्सेप्ट को दोस्तों हमने पढ़ा था कि इसमें केवल और केवल थिंकिंग नहीं होती, कई सारी मेंटल एबिलिटीज होती हैं। लेकिन जो सृजनात्मकता है दोस्तों वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? थिंकिंग से रिलेटेड है, आपके चिंतन से रिलेटेड है, ठीक है। इसीलिए इसको रचनात्मक चिंतन भी बोला जाता है, ठीक। इसके अलावा सृजनात्मकता व्यक्ति द्वारा पहले से प्राप्त सार्थक ज्ञान पर निर्भर करती है, यानी कि व्यक्ति को पहले दोस्तों जो ज्ञान मिला होता है उस पर दोस्तों ये ज़्यादा डिपेंड करती है। यह सार्थक ज्ञान जितना ज़्यादा होगा उसकी क्रिएटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा सृजनात्मकता में स्वली चिंतन, जिसको कि हम स्वतंत्र चिंतन भी बोलते हैं, नियंत्रित ढंग से सम्मिलित होता है, यानी कि कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड मैनर में इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। इसका मतलब सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ अर्थपूर्ण कल्पनाएं भी करता है, यानी कि मीनिंगफुल इमेजिनेशन इसमें देखने को मिलती है, निरर्थक कल्पनाएं नहीं होती हैं। इस अर्थपूर्ण कल्पना का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति कुछ वैज्ञानिक, कलात्मक तथा साहित्यिक रचना कर पाता है, यानी कि इन मीनिंगफुल इमेजिनेशन के कारण ही आप एबल हो पाते हैं टू क्रिएट सम साइंटिफिक, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क या लिटरेरी वर्क। इसके अलावा सृजनात्मक चिंतन में एक सीमा तक अभिसारी चिंतन भी पाया जाता है, यानी कि इन क्रिएटिव थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग ऑल्सो टेक प्लेस टू सम एक्सटेंट। अभिसारी चिंतन करके व्यक्ति कुछ इस तरह की सूचनाओं और सामग्री को इकट्ठा करता है जिनसे उसे रचनात्मक या फिर सृजनात्मक समाधान में मदद मिलती है। तो कहीं एक हद तक सृजनात्मक चिंतन में अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग भी आपको देखने को मिलती है। हालांकि इसमें काफ़ी जो भाग होता है वो अपसारी चिंतन का ही होता है, लेकिन एक समय पर अब कन्वर्जेंट थिंकिंग भी देखने को मिलती है, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग व्यक्ति को सूचना और सामग्री को इकट्ठा करने में मदद करती है, जिससे कि उसे रचनात्मक या सृजनात्मक समाधान में दोस्तों मदद मिलती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सृजनात्मक प्रक्रियाओं के सोपान के बारे में। देखिए ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण है ये सोपान समझना। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा कि जो सृजनात्मक प्रक्रिया है वो काफ़ी सारी प्रोसेस से दोस्तों गुजरती है और अपने आप में दोस्तों एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें कई सारे तत्वों का समावेशन होता है। तो सृजनात्मक प्रक्रिया के सोपान को दोस्तों रिली और लेविस के द्वारा बताया गया है। इन सोपानों को दोस्तों जरा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में फिर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला दोस्तों जो सोपान है जो कि रिली लेविस के द्वारा बताया गया वो है समस्या का प्रत्यक्षण, यानी कि परसीविंग या परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए सृजनात्मक प्रक्रिया की जब हम शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई दोस्तों हमारे सामने समस्या आती है, ठीक है। अब ऐसी समस्या को दोस्तों जो पहचानना या उसका प्रत्यक्षण करना ही इसका पहला सोपान होता है। एक सामान्य व्यक्ति कभी भी उसका प्रत्यक्षण नहीं कर पाता या परसेप्शन नहीं बना पाता है, तो उसको परसीव करना एक सृजनात्मक व्यक्ति की पहचान होती है, यानी कि समस्या को अच्छे से पहचानना। इसके बाद अगला आता है समस्या को परिवर्तित करना, जो कि इसका द्वितीय सोपान है आता है, यानी कि मॉडिफाइंग द प्रॉब्लम या फिर ट्रांसफॉर्मिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। तो सृजनात्मक जब प्रक्रिया होती है तो इसमें दूसरे सोपान में हम इसके
समस्या के प्रत्येक पहलू का दोस्तों अध्ययन करते हैं और इससे समस्या में परिवर्तन लाया जाता है। अब ये जो परिवर्तन है वो कई तरीकों से ला सकते हैं, जैसे कि समस्या को हम थोड़ा एक्सपेंड करके देख लें या उसको हम उल्टा करके देखें, ठीक है। तो इस तरह से हम समस्या को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसके विभिन्न पहलुओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद अगला आता है दोस्तों निर्णय को निलंबित करना, यानी कि सस्पेंशन ऑफ जजमेंट, ठीक है, या सस्पेंडिंग द जजमेंट। अब इस सोपान में व्यक्ति क्या करता है, जो समस्या के प्रति पहले के परंपरागत जो पूर्व से चले आ रहे निर्णय हैं उनको निलंबित कर देता है, यानी कि उनको हटा देता है, उनको सस्पेंड कर देता है और उनकी जगह पर नए समस्या के समाधान लाने का प्रयास करता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है उद्भवन प्रभाव, यानी कि इसको हम बोलते हैं इनक्यूबेशन इफेक्ट, ठीक है। तो उद्भवन प्रभाव का क्या अर्थ है दोस्तों? उद्भवन का अर्थ का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि दोस्तों जब हम समस्या का समाधान कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें समस्या का समाधान नहीं मिल पाता, ठीक है। कभी ना कभी आपकी उद्भवन की अवस्था जरूर उत्पन्न होती है, यानी कि जब हम थक हार जाते हैं और हमें लगता है कि अब इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, तो हम उस केस में सृजनात्मक चिंतन करना छोड़ देते हैं, ठीक है, विश्राम करते हैं या फिर सो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इस समस्या का समाधान या इस तरह की क्रिएटिव थिंकिंग दोस्तों चल रही होती है। तो इसी पीरियड को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? उद्भवन का पीरियड बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपने समझना है कि जब भी कोई व्यक्ति है, अब कभी अपना ऐसा समय उसका जब आता है कि व्यक्ति समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तो एक व्यक्ति ऐसा आता है कि जब व्यक्ति अपना ध्यान समस्या से पूरी तरह से हटा लेता है, लेकिन फिर भी अनकॉन्शियसली उसके बारे में सोचता रहता है, ठीक। तो इस केस को ही हम दोस्तों क्या बोलते हैं? उद्भवन प्रभाव बोलते हैं। अचेतन रूप से दोस्तों हम उसके समाधान के बारे में चिंतन कार्य कर रहे होते हैं। इसके बाद अगला आता है किसी एक विचार से बंध जाना, यानी कि स्टिकिंग विथ एन आइडिया, यानी गेटिंग अटैच्ड टू एन सिंगल आइडिया। तो इसका क्या अर्थ है? अब इस अवस्था में जनरली होता है क्या है कि आप किसी ऐसे विचार पे इस तरह से बन जाते हैं कि जब तक उसे वो पूरा ना करें तब तक आप चैन नहीं लेते हैं, यानी बेसिकली आप एक ऐसे विचार से बनते हैं जिसको क्या पूरा करना चाहते हैं। तो इसको हम दोस्तों बोलते हैं एक विचार से बंध जाना। तो ये दोस्तों क्या है? अगला सोपान है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इसमें समाज में भी आपको थोड़ा सा बुराइयों का सामना करना पड़ता है, समाज के लोग भी आपको अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि हर जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है उसको फिर लोग समझते हैं कि पागल है, सनकी है, ठीक है। तो आप एक विचार से बन जाते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं। समाज उसको उस समय पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आपकी सफलता के बाद फिर वो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसके बाद फिर एक उत्तम निष्कर्ष का चयन। उत्तम निष्कर्ष का चयन का क्या अर्थ है दोस्तों? यानी कि अब इसमें क्या होगा कि कई तरह के आपको दोस्तों समाधान मिलने पड़ेंगे, या फिर आपके पास कई सारे संभावित समाधान हो सकते हैं, और फिर उनमें से आपको सबसे जो उत्तम समाधान होता है उसका दोस्तों आपने चयन करना होता है, ठीक है। तो उत्तम निष्कर्ष का चयन, इसको ही हम बोलते हैं कि कई सारे आपके पास संभावित समाधान देखने को मिलेंगे और उसमें से आपने क्या करना होगा? एक उत्तम समाधान को चुनने का प्रयास करना होगा, ठीक है। इसके बाद अपने लिए गए निर्णय को सुसाध्य करने की इच्छा, ठीक है। अपने निर्णय को सुसाध्य करने की इच्छा का क्या अर्थ है दोस्तों? कि जब आप जो भी निर्णय लेते हैं तो उसको कार्य रूप देने की मंशा से दोस्तों इसका मतलब है, यानी कि जो भी आपके द्वारा निर्णय लिया गया है उसको दोस्तों आपने क्या करना है? कार्य रूप में दिखाना है, व्यावहारिक तौर पे उसको दिखाना है, ठीक है। तो लोग भले ही इसमें आपका विरोध करें, आपको उसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी होती है और उसको बिहेवियरल फॉर्म में लेकर आना होता है। तो उसको कहते हैं अपने निर्णय को सुसाध्य करने की इच्छा। इसके बाद फिर आता है अनिश्चितता को स्वीकार करना। अनिश्चितता को स्वीकार करना का अर्थ ये है कि जब भी सृजनात्मकता की जब प्रक्रिया दोस्तों होती है तो हमेशा एक सृजनात्मक व्यक्ति अनिश्चितता को दोस्तों हमेशा स्वीकार करता है, अस्पष्टता को दोस्तों हमेशा स्वीकार करता है, क्योंकि अस्पष्टता और अनिश्चितता ये सृजनात्मकता के पूरे सोपानों में दोस्तों बनी रहती है, क्योंकि एक्चुअली आपको पता नहीं होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ निकल के आती है वो जो रिजल्ट होती है वो आपकी क्या होती है? थोड़ा अलग होती है, जो कि आपके लिए भी यूनिक होती है, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है? अनिश्चितता और अस्पष्टता का दोस्तों माहौल
बना रहता है। ठीक है, तो ये सृजनात्मक चिंतक जो होता है इसको एक्सेप्ट करता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि क्या सृजनात्मकता के पहलू हैं। ठीक है, तो सृजनात्मकता के विभिन्न पहलू या तत्वों की विमाओं का अध्ययन दोस्तों गिलफोर्ड और टॉरेंस के द्वारा किया गया, और इनके द्वारा दोस्तों बताया गया कि सृजनात्मकता की क्या क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं। इनको दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे। तो विस्तृत रूप से इनके द्वारा दोस्तों बताया गया है। सबसे पहला दोस्तों यह है धारा प्रवाहिता, यानी कि फ्लुएंसी। तो जैसे कि नाम से दोस्तों स्पष्ट है कि इसमें अनेक तरह के आपको विचारों की खुली अभिव्यक्ति दोस्तों देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर धारा प्रवाहिता का संबंध सिंपली शब्द सहचर्य स्थापित करने और शब्दों की अभिव्यक्ति से होता है। ठीक है, यानी कि फ्लुएंसी इज रिलेटेड टू वर्ल्ड एस्टेब्लिशिंग एसोसिएशन एंड शब्दों की अभिव्यक्ति। ठीक है, यानी कि उनको एक्सप्रेशन से उसका अर्थ होता है। ठीक, तो यहाँ पर धारा प्रवाहिता मतलब कि फ्लुएंसी, विचारों की खुली अभिव्यक्ति, तो इससे दोस्तों ये संबंधित होता है। इसके बाद अगला आता है लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, तो फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ क्या है कि अगर आप समस्या का दोस्तों समाधान कर रहे हैं तो उसके लिए विभिन्न ढंगों और तरीकों को अपनाना, तो समस्या समाधान के लिए विभिन्न ढंगों और तरीकों को अपनाया जाना ही आपका लचीलापन कहलाता है। ठीक है, अब इससे ये भी पता लगता है कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी समस्या को कितने तरीकों से सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा मात्रात्मक रूप में लचीलापन एक तरह से बहुमुखता को मापता है, यानी कि आपकी वर्सेटैलिटी को मेजर करता है कि आप कितने वर्सेटाइल हैं। ठीक है, अगला देखेंगे मौलिकता, यानी कि ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का क्या अर्थ है? समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति द्वारा की गई अनुक्रियाओं का अनोखापन, उसी को हम क्या बोलते हैं? मौलिकता बोलते हैं। यानी कि जो भी आप रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए, वो कितनी यूनिक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनलिटी बोलते हैं। इसके अलावा समस्या के समाधान के लिए बिल्कुल ही नया, अनूठा एवं लाजवाब अनुक्रिया दोस्तों होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मौलिकता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि जब भी व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए एक नई, अनूठी और अलग अनुक्रिया, लाजवाब अनुक्रिया करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो उसमें मौलिकता का गुण है। इसके अलावा अगला आता है विस्तारण। विस्तारण का अर्थ क्या है? कि विचारों को बढ़ा चढ़ाकर विस्तार करने की क्षमता को ही हम विस्तारण कहते हैं। इसमें व्यक्ति क्या होता है? ऊंचे ऊंचे विचारों को एक संगठित कर उसे अर्थपूर्ण ढंग से विस्तार करता है और पुनः नए विचारों को जन्म देता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सृजनात्मकता के कई तत्व हैं, जैसे कि धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। ये गिलफोर्ड के द्वारा दिए गए हैं, इसके अलावा टॉरेंस के द्वारा भी दिए गए, तो गिलफोर्ड एंड टॉरेंस के द्वारा दिए गए हैं। अब बात आती है दोस्तों की जो क्रिएटिविटी है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक, कई सारे परीक्षणों का दोस्तों निर्माण किया गया है, जैसे अभिक्षमता के परीक्षण होते हैं, बुद्धि के परीक्षण होते हैं, ऐसे दोस्तों क्रिएटिविटी मेजरमेंट के भी परीक्षण होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षण हैं, उनके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सृजनात्मकता का परीक्षण है टॉरेंस का परीक्षण, यानी कि टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक, इस परीक्षण का निर्माण टॉरेंस के द्वारा किया गया था 1966 में, और इसमें दोस्तों आपके दो अनुच्छेद होते हैं, एक होता है शाब्दिक, एक होता है आकृतिक, यानी कि एक होगा वर्बल और एक होगा फिगरेटिव, यानी कि उसमें फिगर बने हुए होंगे। ठीक है, इस परीक्षण में एकांशों की प्रति दिए गए उत्तरों के आधार पर सृजनात्मकता के 3 तत्व, यानी कि लचीलापन, मौलिकता और धारा प्रवाहिता का मापन होता है। तो इसमें भी दोस्तों आपके आइटम्स होते हैं, उस आइटम्स का दोस्तों जब आप आंसर देते हैं तो उसके बेसिस पर आपका फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ओरिजिनलिटी कितनी है, फ्लुएंसी कितनी है, इसको मेजर किया जाता है। तो क्रिएटिविटी के 3 प्रमुख तत्वों का यहाँ पर मेजरमेंट हो जाता है। इसके अलावा इसके आप किंडरगार्टन अवस्था से वयस्कावस्था तक के छात्रों की क्रिएटिविटी को आप मेजर कर सकते हैं, यानी कि ये छोटे से लेकर बड़े छात्र तक सभी के लिए दोस्तों ये क्रिएटिविटी को मेजर इससे किया जा सकता है। ओके, इसके बाद अगला जो टेस्ट आता है दोस्तों वो आता है रिमोट एसोसिएट्स परीक्षण। अब इस परीक्षण का निर्माण दोस्तों मेडनिक के द्वारा 1974 में किया गया था, और इसमें दोस्तों आपके 40 आइटम्स हैं,
इसके द्वारा छात्रों की सहचार्यात्मक धारा प्रवाहिता की माप की जाती है, यानी कि इससे फ्लुएंसी को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, और इस परीक्षण द्वारा उच्च विद्यालय के छात्रों की सृजनात्मकता की माप की जाती है, यानी कि जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके क्रिएटिविटी को यहाँ से मेजरमेंट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं रिमोट एसोसिएट्स टेस्ट। अगला देखेंगे असामान्य प्रयोग परीक्षण। अब इस तरह का जो परीक्षण है, इस परीक्षण से छात्रों की ओरिजिनलिटी यानी कि मौलिकता की जांच होती है, और इसमें व्यक्ति छात्र को कुछ सामान्य से शब्द दोस्तों दे दिए जाते हैं, और उनमें से प्रत्येक शब्द से जितने प्रयोग वो कर सकता है, जैसे वाक्य प्रयोग आप समझते हैं ना, तो वही चीज है। तो इस शब्द के जितने प्रयोग वो बता सकते हैं उनको बताने के लिए कहा जाता है, और फिर उनसे कहा जाता है कि इतने दिए गए उत्तरों का आप मूल्यांकन करें, यानी कि इवैल्यूएशन करें। ठीक है, तो इसके आधार पर ही दोस्तों इनकी मौलिकता का मेजरमेंट हो जाता है, यानी कि अल्टीमेटली क्रिएटिविटी दोस्तों यहाँ से मेजर हो जाती है। ओके, तो ये इस तरह से काम करता है। इसके अलावा अगला आता है परिणाम परीक्षण, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। ठीक है, अब इस तरह के परीक्षण में क्या होगा, व्यक्ति को खास खास परिवर्तनों के संभावित परिणामों के बारे में बताने को कहा जाता है, और दिए गए उत्तरों की नवीनता और उपयुक्तता के आधार पर उसको जांचा जाता है। जितना ही अधिक नवीन परंतु उपयुक्त परिणाम व्यक्ति द्वारा बताए जाते हैं उसको उतना ही क्रिएटिव समझा जाता है। ठीक, तो जितना आपका उत्तर में नोवेलिटी होगी, सुटेबिलिटी होगी, तो फिर हम कहेंगे कि ये व्यक्ति उतना ही क्रिएटिव है। ठीक, तो इस तरह का जो टेस्ट होता है उसको हम परिणाम परीक्षण बोलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट आता है दोस्तों, वो है वर्ण विपर्य परीक्षण, यानी कि एनाग्राम टेस्ट। अब इस तरह के परीक्षण में सृजनात्मकता की जांच करने के लिए व्यक्ति को एक एक करके अगेन कुछ शब्द दिए जाते हैं, और प्रत्येक दिए गए शब्द के अक्षरों से जितने नए शब्द बन सकते हैं उनको बनाने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर इस परीक्षण में दोस्तों होगा क्या कि आपको सृजनात्मकता की जांच के लिए व्यक्ति को कुछ नए शब्द दोस्तों दिए जाएंगे, और प्रत्येक दिए गए शब्दों से के अक्षरों से जितने नए शब्द बन सकते हैं उनको बनाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसको एक शब्द दे दिया, मान लेते हैं जनरेशन, जैसे मान लेते हैं दे दिया। ठीक है, अब इस शब्द के अक्षरों की मदद से जितने नए शब्द वो बना सकता है, ठीक है, जितने वो नए शब्द बना सकता है उतने उसको बनाने को कहा जाएगा। अगर जितने शब्द बना पाएगा, जैसे मान लेते हैं मैंने उसको शब्द दिया जनरेशन, ये ठीक है जनरेशन। अब ये जो जनरेशन दोस्तों मैंने शब्द दिया, इस शब्द के अक्षरों से जितने वो शब्द बना सकता है, ठीक है, तो उससे उसकी क्या हो जाएगी, क्रिएटिविटी की माप हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनग्राम टेस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये आपने समझना है। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ भारतीय मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी सृजनात्मकता के मापन के लिए कुछ परीक्षणों का निर्माण किया गया है। इनमें जैसे वी.के. पासी के द्वारा पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ये भी एक दोस्तों सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। बाकर मेहंदी के द्वारा निर्मित वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले बार एलटी में इससे प्रश्न आया था दोस्तों। इसके अलावा नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। इसके अलावा वीपी शर्मा और जेपी शुक्ला के द्वारा वर्बल टेस्ट एंड साइंटिफिक क्रिएटिविटी, ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो वीके पासी के द्वारा पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, बाकर मेहंदी के द्वारा वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, जबकि वीपी शर्मा और जेपी शुक्ला के द्वारा निर्मित वर्बल टेस्ट ऑफ साइंटिफिक क्रिएटिविटी, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिससे कि क्रिएटिविटी का मेजरमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों रचनात्मकता का पोषण, यानी कि नर्चरिंग ऑफ क्रिएटिविटी। बेसिकली कि कैसे आप रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है, या उसको पोषित कर सकते हैं। तो देखिए इसमें माता पिता या शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसको आपने समझना है कि ताकि बच्चे हैं उनमें रचनात्मकता बढ़ सके, उसको आप फल फूल कर सकें या बेसिकली आप उसको बढ़ा सकें। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, नए विचारों की सराहना करना है। माता पिता या शिक्षक के रूप में जब आप सकारात्मक रूप से नए विचारों का स्वागत करते हैं
तो बच्चा खुलकर बात कर सकता है और बिना किसी डर के चीज़ों पर सवाल उठा सकता है, और इसी से जो उसकी रचनात्मकता होती है उसका पोषण होता है, यानी कि उसकी रचनात्मकता बढ़ती है। ठीक है, तो हमेशा क्या करें, अप्रिशिएट करें न्यू आइडियाज़ को। जब आपके पेरेंट्स या फिर टीचर या आप एक पेरेंट्स या फिर शिक्षक के रूप में जब आप एक सकारात्मक रूप से नए विचारों का स्वागत करेंगे तो बच्चा कभी भी आपसे हिचकिचाएगा नहीं, डरेगा नहीं, और किसी भी चीज़ों के वो सवाल कर सकेगा, और इससे उसकी क्रिएटिविटी को पोषण मिलेगा। और उनके हितों का पोषण करना, उनकी ज़रूरतों के उपकरण खरीदकर उनके हितों को पूरा करने में हमेशा आप मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहानी सुनाने को हमेशा प्रोत्साहित करें। सोते समय कहानियाँ पढ़ाने से या पढ़ने से कहानी सुनाना ही उतना प्रभावी हो सकता है। ठीक है, यह जिज्ञासा पैदा करता है और रचनात्मक रस को प्रभावित करेगा। यानी कि अगर आप स्टोरी टेलिंग को इनकरेज करते हैं या फिर आप सोते समय कहानियाँ पढ़ाते हैं, ठीक है, या सोते समय कहानियाँ पढ़ने के रूप में अगर कहानी सुनाना भी उतना प्रभावी होता है, ठीक है, तो वो उससे क्या होता है, क्रिएटिविटी पैदा होती है, जिज्ञासा दोस्तों पैदा होती है। ठीक है, इसके अलावा उत्तेजक खिलौने और सामग्रियाँ प्रदान करते हैं, या शिक्षा या घर में रचनात्मकता का पोषण कर रहे हो, तो ऐसे ढेर सारे रचनात्मक खिलौने हैं जो इस यात्रा को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप कहानी सुनाने को प्रोत्साहित करें, उत्तेजक खिलौने और सामग्रियाँ प्रदान करें, तो शिक्षा या घर में रचनात्मकता का पोषण करने के लिए ऐसे ढेर सारे दोस्तों आपके क्रिएटिव खिलौने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे दोस्तों आपके खिलौने इस तरह से आते हैं, जैसे जिसमें कई बार क्या होता है कि आपके पास ऐसे खिलौने होते हैं जिसमें आपको आकृतियों को जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे चेस है, या फिर और भी कई सारे खिलौने दोस्तों इस तरह के आते हैं। ठीक है, जैसे जिक्सर पजल होते हैं, और इसके अलावा कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें आपके नंबर से रिलेटेड आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको कि आप क्या करते हैं, खेलते हैं, तो उससे आपकी क्या होती है, रचनात्मकता का पोषण होता है, क्रिएटिविटी आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, कभी कभार इस तरह के छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें क्रिएटिविटी को पैदा करने के लिए इस तरह के खिलौने आते हैं जिसमें उनको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इससे आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, उनकी रचनात्मकता का पोषण कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपने समझना है। ठीक है, इसके अलावा रचनात्मकता सफलता का आधार, यानी कि रचनात्मक बच्चे को अन्य विभिन्न कौशलों के साथ जोड़ने में मदद करेगा, और जिससे उन्हें शिक्षा और करियर में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो रचनात्मकता का पोषण करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली नए विचारों की सराहना करनी है, उनके हितों का पोषण करना है, कहानी सुनाने को प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्तेजक खिलौने और सामग्रियाँ प्रदान करनी है। इसके अलावा रचनात्मकता को सफलता का आधार बनाना है। ठीक है, जिससे कि बच्चों में रचनात्मकता का पोषण हो सके और उनका एजुकेशन और जो करियर है वो अच्छी हो सके और इसमें उन्हें मदद मिल सके। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा क्रिएटिविटी के बारे में। आई होप कि दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।